नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस पर हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। प्रकृति के बिना मानव जीवन कुछ भी नहीं है। मनुष्य कितना ही लग्जरी जीवन क्यों नहीं जिए, राहत की सांस, सुकून और शांति वो प्रकृति से जुड़कर ही महसूस करेगा। इस बार पर्यावरण दिवस की थीम पारिस्थितिकी तंत्र बहाली भी यही कह रही है। वो दौर अब आ चुका है कि सभी को पर्यावरण के प्रति जागरूक होना होगा। उसे जितना कम कष्ट या नुकसान पहुंचाएंगे वो उतना शांत रहेगी। प्राकृतिक चीजों का सम्मान करना जरूरी हो गया है। पर्यावरण को कैसे साफ स्वच्छ रखा जा सकता है, लोगों को क्या प्रयास करना चाहिए, सरकार को क्या प्रयास करना चाहिए, इन तमाम सवालों को लेकर पर्यावरणविद एस.के. जाधव से खास बातचीत की संवाददाता हिमांशु पटेल ने। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और हम आज आपको पर्यावरण के बारे में विस्तार से लोगों को कैसे पर्यावरण के प्रति प्रेम होनी चाहिए, लोगों को पर्यावरण को बचाने के लिए, सजाने संवारने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अभी हमने देखा है विगत दिनों कोरोना काल के चलते लोगों को पर्यावरण की जो महत्व, जो एक तरह से कहा जा सकता है कि पर्यावरण का जो महत्व है भूमि में, धरती में किस प्रकार से इतनी आवश्यकता है, जैसे बात की जाए ऑक्सीजन की, पानी की, हवा की, वो कोरोना काल में लोगों को पता चला है कि इसकी भूमिका है वो क्या होती है दुनिया में। हमारे साथ आज पर्यावरण दिवस के मौके पर बात करने के लिए मौजूद है पर्यावरणविद एस.के. जाधव सर। सर, जानना चाहेंगे कि आज पर्यावरण दिवस है, लोगों को पर्यावरण के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए, पर्यावरण से लगाव करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि पर्यावरण का मतलब ये है कि हमारे चारों तरफ का आवरण यानी पर्यावरण। तो हमको जो है वो ये देखना चाहिए कि हमारे चारों तरफ जो प्राकृतिक वातावरण है वो नष्ट न होने पाए, वो शुद्ध रहे और हम उसको जो है वो गंदा ना करें या उसको हम पॉल्यूटेड ना करें। ये हमको जो है वो ध्यान रखना चाहिए। और पर्यावरण दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को जाने, पहचाने और लोगों को जागृत करें कि पर्यावरण को सुरक्षित कैसे रखा जाए। वही बात की जाए, थीम को लेकर विभाग है वो काम करता है। सर, इस बार कौन से थीम रहेगा, कैसा रहेगा? हाँ, देखिए क्या होता है, पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है ये जो है विश्व स्तर पर मनाते हैं और विश्व स्तर पर इसकी थीम जो है वो निर्धारित होती है। पिछले साल जो है वो जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी की थीम थी। इस साल जो है वो थीम है कि पृथ्वी को बचाने के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग करना। तो ग्रीन टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि हम सिंथेटिक वस्तुओं का उपयोग जो है वो कम से कम करें और ऑर्गेनिक सब्सटेंस का उपयोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। वो ग्रीन टेक्नोलॉजी होती है जिससे हमारी पृथ्वी या हमारा अर्थ जो है वो बच सकते हैं। वही बात कीजिए सर, कोरोना काल के चलते तमाम जो औद्योगिक है वो बंद थी, तमाम जो प्रदूषण जो करता था पर्यावरण को वो बंद था। इससे कहीं ना कहीं जो पर्यावरण है, चाहे बात की जाए हवा की, पानी की या भूमि की, वो साफ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में क्या इस जो हालात है उसको ऐसा ही रहना चाहिए? इसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए ताकि जो पर्यावरण है वो स्वच्छ और साफ रहे? जी, देखिए हमने अभी ये देखा था कि कोरोना काल में हमारे इंडस्ट्री बंद थी, हमारे दूसरे सामान्य एक्टिविटीज़ बंद थी, तो हमारा वातावरण जो है वो बिल्कुल साफ हो गया था, पानी साफ हो गया था, हवा साफ हो गई थी। इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि पर्यावरण को खराब करने का या प्रदूषित करने का काम जो है वो मानव के द्वारा ही हो रहा है। अब मानव के द्वारा कैसे हो रहा है, यदि उस पर हम यदि चाहें तो एक हमारा जो है वो एक कंसंट्रेशन करके ध्यान लगा के हम इन बातों को देखें कि कैसे हम इंडस्ट्री का जो है वो वेस्ट पानी में जाने से बचाएं, कैसे हवा में जो है वो पॉल्यूटेड पदार्थ ना आने पाए, इस पर जो है वो हमको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि पर्यावरण केवल ही मानव की एक्टिविटीज के कारण ही खराब हो रहा है। तो ये हमारे को कोरोना ने जो है वो सिखाया है। इसलिए हमको जो है वो ध्यान रखना चाहिए कि पर्यावरण को हम साफ सुथरा जो है वो रखें। सर, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से अभी बात की जाए ऑक्सीजन की कमी, जैसे वर्तमान में कोरोना से मरीजों लंग से प्रॉब्लम होती थी, ऑक्सीजन लेने में काफ़ी दिक्कतें होती थी मरीजों को। अभी जब जो ऑक्सीजन है वो हमें फ्री में मिलता है पर्यावरण से, तो लोगों को इसके प्रति क्या सजगता होनी चाहिए कि ऑक्सीजन हमें फ्री में मिल रहा है तो पर्यावरण के प्रति हमें लगाव होनी चाहिए? हाँ, देखिए ऑक्सीजन तो हमारे नेचर में है और हमको फ्री मिलती है,
लेकिन क्या होता है कि प्रदूषण में ऑक्सीजन तो उतनी ही रहती है, लेकिन दूसरे गैसों का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का बढ़ जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड का बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है, हम जब ऑक्सीजन अपने सांस से शरीर के फेफड़े के अंदर लेते हैं तो हमारे को जितनी ऑक्सीजन जानी चाहिए उसकी तुलना में दूसरी गैसेस भी आ जाती है, तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। तो यदि हम दूसरी गैसेस जो कि वातावरण में ऑक्सीजन के जगह पर आ गई हैं या सांस लेते समय आती हैं, यदि इसको कम कर दिया जाए तो स्वाभाविक है हम ऑक्सीजन ज़्यादा लेंगे और हमारे फेफड़े जो है वो स्वस्थ रहेंगे। हाँ सर, वहीं बात की जब कोरोना काल के चलते हॉस्पिटलों से कहे या लोग हैं वो बायोमेडिकल वेस्ट जो पदार्थ है वो खुले में फेंक देते हैं, और कई ऐसे अरबों मास्क है, सैनिटाइजर का जो डिब्बा है या ऐसे अपशिष्ट पदार्थ कहा जा सकता है, वो पर्यावरण में ऐसे नुकसानदायक है। उसके लिए इसे डिकम्पोज करने के लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए? देखिए, ये कोरोना का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है कि बायोमेडिकल वेस्ट जो है ये बहुत अधिक मात्रा में निकल रहा है। खास करके जो यूज़ की हुई वस्तुएं जैसे पीपीई किट है, मास्क है, ग्लव्स हैं, पट्टियाँ और दूसरे दवाइयाँ हैं और दूसरी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बायोमेडिकल वेस्ट के रूप में जो है वो निकल रही है। तो इसके लिए प्रॉपर ये होना चाहिए कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं या जो नर्सिंग होम होते हैं या जो अस्पताल होते हैं वो अपना जो है वो डिस्पोजल को करने की व्यवस्था जो है वो करें। बायोमेडिकल के वेस्ट के डिस्पोज करने के लिए या उसका जो है वो संधारण करने के लिए एक पर्यावरण विभाग के द्वारा या केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के द्वारा जो है निश्चित जो है वो विधि बताई गई है। उस विधि का पालन करते हुए हॉस्पिटल को जो है वो इस डिस्पोज का जो है वो डिस्पोजल कर इस वेस्ट का जो है वो डिस्पोजल करना चाहिए, जिससे ये वातावरण में फैल के जो है वो वातावरण को प्रदूषित न करे, साथ ही साथ कोरोना भी जो है वो न फैलाए। ये हमको ध्यान रखना चाहिए। सर, ये भी एक सवाल है कि आपने पर्यावरण को लेकर किताब भी लिखी है, क्या कुछ विशेष है किताब में और हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहिए? देखिए, मैंने 2 किताबें जो है वो मैंने लिखी है, दोनों टेक्स्ट बुक हैं जो है वो। तो एक टेक्स्ट बुक में सिंपल मैंने जो है पर्यावरण विज्ञान लिखा है। तो पर्यावरण विज्ञान, उसको पढ़ने से आपको पर्यावरण के बारे में एक बेसिक जानकारी होती है। पर्यावरण क्या है, हम उसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, प्रदूषण क्या है, प्रदूषक क्या होते हैं, कैसा उसका नियंत्रण किया जाता है। और दूसरी किताब मैंने सिर्फ प्रदूषण पे लिखी है। उस प्रदूषण में केंद्रीय प्रदूषण मंडल होते हैं, उनका क्या काम होता है, कौन कौन से प्रदूषण के जो है वो रूल रेगुलेशन या एक्ट बने हैं, कब बने हैं, कैसे बने हैं, उसमें क्या व्यवस्था है, वो सब बातें जो है वो मैंने विस्तृत लिखी हुई है। यदि कोई व्यक्ति इन किताबों को पढ़ेगा तो पर्यावरण के बारे में जागरूक तो होगा ही होगा, साथ साथ उससे संबंधित नियम, परिनियम, अधिनियम, विधियां, ये सब के बारे में भी जानकारी होंगी जो है। सर, बात की जाए राजधानी रायपुर को तालाबों का शहर कहा जाता था किसी समय में, वर्तमान में भी मुश्किल से 100-200 तालाब ही बचे हैं, तो इसको लेकर क्या विचार रखते हैं आप? नहीं, देखिए, तालाब जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं पानी के लिए, आप सभी जानते हैं, यानी कोई नई बात नहीं है। और ये पुराने ज़माने पर ये चीज़ों को मालूम भी होता था कि बिना पानी के हम जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते। तब सवाल ये था कि पानी जो बारिश का आता है वो बह के बाहर निकल जाता है, हम उपयोग नहीं कर सकते। तो पहले जो था वो तालाब बनाए जाते थे और तालाब बनाने के बाद वहाँ पानी को इकट्ठे किया जाता था, जिससे आसपास का ग्राउंड वाटर का भी जो है वो लेवल अच्छा मेंटेन रहता था और हमारी जीवन जो है वो आसानी से चलता था। अभी जो है वो कंक्रीटीकरण या शहरीकरण जिसको हम कहते हैं, उसके कारण जो है वो तालाबों का अस्तित्व जो है वो लगभग समाप्त हो रहा है। अवैध कब्जे से ले लीजिए या और किसी कारण से भी ले लीजिए, ये समाप्त हो रहा है। तो हमको जो है वो तालाबों का गहरीकरण कराना, उसको सुंदर बनाना, उसका पार बनाना, उसके जो है वो पानी का जो है वो पॉल्यूशन लेवल समय समय पर चेक करते जाना, उसमें सीवेज जो है नहीं मिलाना या मिलाए तो उसको ट्रीटमेंट के बाद मिलाए। ऐसी सब चीज़ें यदि हम अपने आप में अपनाएंगे तो तालाबों का अस्तित्व, जितने तालाब है वो बचे रहेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ और तालाबों को भी खुदवा, जहाँ जगह है वहाँ तालाब खुदवा के उसको जो है वो मेंटेन करना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। सर, यह भी देखा जाता है लोग सजाने संवारने, चकाचौंध की दुनिया में आज लोग पेड़ों की कटाई कर वहाँ पे नए नए प्रोजेक्ट आयाम स्थापित करते हैं। राजधानी रायपुर में कई ऐसे प्रोजेक्ट आए, कई सैकड़ों पेड़ों की बलि दे दी गई है। ऐसे में इसको लेकर क्या सोचते हैं? साथ में उसी से जुड़ा एक सवाल यह भी कि पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कहा जा सकता है। जैसे हमने देखा है शहर के जो बीच में पेड़ों पर पोताई करके उसमें लाइटिंग लगा दी जाती है, तो कितना नुकसान होता है उससे पेड़ों को? देखिए, पेड़ों की सबसे पहली बात तो है कि यदि
पेड़ या पौधा जो है यदि वृक्ष बन चुका है तो संभवतः उसको नहीं काटना चाहिए। यदि ग्रोइंग पीरियड में है, छोटा है, तो उसको काट के हम फिर से लगा सकते हैं, 2-4-5 साल में फिर से पौधे बन सकते हैं। लेकिन वृक्ष जो होते हैं वो 100 साल 50 साल लेते हैं। आज आप लगाएंगे तो कम से कम 40 साल 50 साल में वो वृक्ष के रूप में आएगा। तो यदि आपने उसको काट दिया तो मान के चलिए कि आप जो है वो 50 साल पीछे चले गए। अच्छा, उसके अलावा वो वृक्ष जो है वो आपको कितनी ऑक्सीजन दे रहा है, कितनी हवा का शुद्धिकरण दे रहा है, कितने प्रकार के आपको जो है वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी उसमें तो वो आपको हेल्प कर रहा है, ये बहुत सारी बातें होती है। यदि एक वृक्ष कट जाता है तो केवल वृक्ष नहीं कटता, उसके साथ साथ उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी गई, उसके साथ साथ उस पर जितने पक्षी बैठते हैं वो चले गए, उसके साथ साथ जितने कीड़े बैठते हैं वो चले गए। ये सब जीव जंतु इकोलॉजी का जो है वो एक न एक पार्ट होते हैं और फूड चेन का हिस्सा होता है। यदि कहीं से भी फूड चेन टूटेगी तो स्वाभाविक है कि इकोलॉजिकल अनबैलेंस होगा, और इकोलॉजिकल अनबैलेंस होगा तो पर्यावरण प्रभावित होगा, और पर्यावरण प्रभावित होगा तो स्वाभाविक है हमारा जीवन भी जो है वो प्रभावित होगा। सर, मेरा अंतिम सवाल यह है कि जो परीक्षार्थी है, जो स्कूल के जो है चाहे कॉलेज के हो, उसे पर्यावरण से जुड़ने के लिए क्या कुछ प्रयास किया जाएगा, क्या कुछ पहल किया जाएगा जिससे पर्यावरण को आगामी दिनों हरियाली बना सके और एक बेहतर पर्यावरण स्थापित कर सके? देखिए, पर्यावरण को करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलती है, बहुत सारे जो है वो चीज़ें बनती। जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था कि ग्रेजुएशन लेवल पर आपको जो है पर्यावरण विषय पढ़ना जो है अनिवार्य है। यदि आपने पर्यावरण विषय नहीं पढ़ा तो आपको जो है वो डिग्री नहीं दी जाएगी, ये कंपलसरी है। इसलिए पर्यावरण की बेसिक जानकारी सभी कोई रखते हैं, लेकिन सामान्यतः व्यवहारिक जानकारी जो होती है वो कम होती है। व्यवहारिक जानकारी के लिए हमको समय समय पर रैलियां करना, जैसे हम पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, ये भी एक प्रकार से जो है वो व्यवहारिक जो है वो तरीका है पर्यावरण के बारे में जागरूक करने का। ऐसे ही सेमिनार करवाना चाहिए, संगोष्ठी कराना चाहिए, अपने जो है वो कंपटीशन कराना चाहिए, बच्चों के बीच में निबंध प्रतियोगिता कराना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे आयोजन कराएंगे जिससे लोगों में जो है वो जागृति फैलेगी, और जागृति आएगी तो स्वाभाविक है सबको पर्यावरण के योगदान में या पर्यावरण को संरक्षण करने में अपना साथ देंगे। जी, तो ये थे हमारे साथ पर्यावरणविद सर, जिन्होंने विस्तार से बताया कि किस प्रकार से पर्यावरण से प्रेम होना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। लोग अभी देखे हैं कि पर्यावरण की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है इस दुनिया में। चाहे बात की जाए हवा पानी से लेकर तमाम जो चीजें हैं वो अभी वर्तमान में साफ सुथरी दिखाई दे रही है, और इसे बनाए रखने के लिए हमें निश्चित तौर पर प्रयास करना चाहिए ताकि पर्यावरण वो साफ स्वच्छ रहे, जिससे जो आम जनजीवन है वो सही तरीके से चल सके और लोग जो है स्वस्थ लाभ ले। IND24 न्यूज के लिए कैमरामैन महेश के साथ हिमांशु पटेल, रायपुर। बदलते दौर में लोगों का प्रकृति के प्रति प्रेम बढ़ा है। लोग अपने घरों की छत पर या आसपास गार्डनिंग करने लगे हैं। कॉलोनी मोहल्ले में जितनी जगह है उसमें ही पेड़ पौधे लगा रहे हैं, जो फ्रेश ऑक्सीजन के लिहाज से बेहद जरूरी भी है। मिले ऐसे ही शख्स DP कनौजिया से, जिनसे खास बातचीत की ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा ने। वृक्ष है तो कल है, और इस कोरोना संक्रमण काल में जिस तरह से यहाँ पर एक एक सांस के लिए लोग तरसे हैं, और इस दौरान कहीं न कहीं कमी खली है कि शायद हमारे पूर्वजों ने या हमने और वृक्ष लगाए होते तो आज शायद वो हमारे लिए पर्याप्त होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहा, और कहीं न कहीं लोग एक एक सांस के लिए मोहताज होते रहे और परेशान होते रहे। लोग कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाते रहे, कहीं कुछ भी रहे। लेकिन अब हम यहाँ पर बात करेंगे भविष्य की। भविष्य, क्योंकि अब पर्यावरण दिवस भी है, और हम ये चाहते हैं कि न सिर्फ हम पर्यावरण दिवस मनाएं, बल्कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कदम भी उठाएं, और कुछ ऐसे लोगों से भी बात करें जिन्होंने पर्यावरण के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया है। उन्होंने पौधों को अपने संतान की तरह माना और उनको तैयार किया, और आज भी उसको संचित करने के लिए और उसको पालने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही पर्यावरणविद हैं DP कनौजिया जी, जिन्होंने जिस पार्क में आप ये तस्वीर भी देख रहे हैं कि ये तस्वीर में जितने भी वृक्ष दिख रहे हैं तो मैक्सिमम करीब इसमें 50 से 51 वृक्ष इनके हाथों के द्वारा लगाए गए हैं, और इन्होंने खुद उनको रोपित करके और इतना आज दरख्त के रूप में तब्दील कर दिया है। इतने बड़े जो वृक्ष हैं ये सारे इनके हाथों द्वारा ही लगाए गए हैं, और जिसके फल फूल आज लोग छाया तले लोग रह रहे हैं, फल खा रहे हैं, और सभी उसका पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह से है DP कनौजिया जी, और अब हम उन्हीं से रूबरू होने जा रहे हैं। सर, हमने जिस तरह से आपके बारे में सुना, सालों से आपने अपना जीवन व्यतीत कर दिया, शासकीय नौकरी किया, और फिर उसके बाद आपने लगातार इस पार्क को तैयार करने में मेहनत की। लगातार कैसे प्रेरणा आई आपको?
देखिए क्या है कि मेरा जब ये कॉलोनी बनी तब यहाँ कुछ नहीं था। यहाँ जब रहने आए तो भयंकर गर्मी महसूस होती थी और कोई ऐसा प्राकृतिक वातावरण नहीं था। तो मैंने सोचा कि भाई ये यहाँ पर कुछ वृक्षारोपण वगैरह किया जाए जिससे थोड़ी गर्मी वगैरह कम हो और अच्छा लगे, एक वातावरण अच्छा बने। इस तरह ये शुरुआत इसकी मैंने की। और नौकरी में भी गांव में जाना पड़ता था और मेरे पास एक बड़ा वैसा कठिन काम वसूली वाला रहता था। तो अब जब किसी के दरवाजे आप वसूली करने जाओ तो उसका व्यवहार आपके प्रति बड़ा कठोर रहता था। तो कई बार ऐसा हुआ कि झाड़ों के नीचे समय बिताना पड़ा हम लोगों को, टीम को, और भीषण गर्मी में। तो वो दिमाग में आया कि भाई ये कुछ अपन वृक्षारोपण का काम लें, वृक्षारोपण यहाँ कॉलोनी में करें। तो उस हिसाब से यहाँ ये जंगली पौधे खासकर मैंने चुने, मध्य प्रदेश में जो होते हैं उनको लगाया। कुछ पौधे नर्सरी में मिल गए, कुछ नहीं मिले, जंगल से खोद के लाया, कुछ का बीजारोपण किया, जैसे तेंदू है, इस तरह की चीज़ें ये मिलती नहीं कहीं। तो ये काम चल पड़ा। तो 20-22 साल में ये वृक्ष इस आकार पे आ गए हैं, बिल्डिंगों के ऊपर चले गए हैं। तो जैसा आपने कहा वो ऑक्सीजन वाला जो मामला है, तो यहाँ पर कुछ जानकार लोग आए थे, उनका कहना ये था कि ये जो वृक्ष आपने लगाए हैं ये करीब 1 किलोमीटर के रेडियस में ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। अब मैं तो इस विषय का जानकार नहीं हूं, तो उन्हीं को दोहरा रहा हूं। और अच्छा लगता है, लोग घूमते फिरते हैं यहाँ। तो अब ये इसको आप एक ऑक्सीजन कुटी के रूप में या ऑक्सीजन वन वाटिका के रूप में भी देख सकते हैं। ऐसा कई लोगों ने कहा मुझको। अब कोई ऐसे एक्सपर्ट मिल जाए तो ये निकाला जा सकता है कि ये कितना ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ये पेड़ पौधे। आपने कहा कि आपने कुछ वहाँ से लेकर के, नर्सरियों से पौधे लेकर के आए, कुछ जंगलों से भी लेकर के आए। तो उसमें तो काफ़ी मेहनत हुई होगी। नर्सरी से भी आपने कुछ पैसे भी खर्च किए होंगे और ये सारी चीज़ें ला करके जब आपने लगाया होगा तो यहाँ भी काफ़ी मेहनत हुई होगी। किस तरह से रिस्पांस मिला था कॉलोनी के लोगों का? क्योंकि शुरुआत जब होती है किसी चीज़ की तो आमतौर पर लोग हंसते भी हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, तो कहीं न कहीं आदमी को कुछ गिल्ट भी महसूस होती है और उसी कारण कहीं न कहीं लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन आप पीछे नहीं हटे और आप लगातार अपने काम में डटे रहे। हाँ, उसमें मैंने ये किया कि भाई पैसा तो कोई खास ऐसा विशेष नहीं लगा, पर हाँ जंगल से लाने में थोड़ी परेशानी हुई। तो वो किया, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पर लोगों का क्या है, ये जैसे हमारी इस कॉलोनी में ये इस सर्किल में 25-30 मकान हैं। तो मैंने इन लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए क्या किया कि जो मकान मालिक हैं, जैसे ये मकान मालिक है, तो इनके हाथ से ये पौधा रुपवाया, इनके हाथ से ये रुपवाया। फिर जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब हायर सेकेंडरी वाले 8वीं 9वीं से ऊपर, उनको लगाया, उनको भी अपने साथ जोड़ा। तो इस तरह क्या हुआ कि लोगों का कोऑपरेशन मिलता गया। और जैसे पैसे की बात है, कई बार गड्ढे खोदने के लिए, जाली आली लगाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, तो लोगों से चंदा 20-20, 25-25 रुपए वसूल कर लिया। लोगों ने सहर्ष दे दिया। कुछ लोगों ने ज़रूर विरोध किया, बोले वो हमारे घर में रोशनी नहीं आएगी, पत्ते झड़ेंगे, ये झड़ेंगे, परेशानी होगी। तो अब आप देख लीजिए, अब ये मतलब सबकी कारें इन्हीं झाड़ों के नीचे खड़ी हैं। जो लोग विरोध 2-1 लोगों ने किया था, पर अब सब शामिल हो गए। अब ऐसी कोई बात नहीं है, उनका सहयोग इसमें मिला हुआ है।
आपने इस मुहिम को उस दौरान शुरू किया जब इन सब चीजों का प्रचार नहीं किया जाता था। आज आप भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोजाना एक पौधा लगाते हैं और प्रदेश की जनता से, देश की जनता से भी अपील करते हैं कि आप सभी लोग एक वृक्ष लगाएं। तो उस दौरान जब आपने ये मुहिम शुरू की तो आपको कुछ अंदाजा था कि आने वाले समय में ये एक मुहिम बनेगी और कहीं न कहीं लोगों की सबसे बड़ी जरूरत होगी? हाँ, ये क्या है कि वन विभाग बहुत पहले से एक नारा दिया हुआ है कि एक वृक्ष आप जरूर लगाएं, एक व्यक्ति एक वृक्ष की ये उनकी स्कीम थी। ये नारा उन्होंने काफ़ी प्रचारित किया था और कुछ काम भी हुआ इस दिशा में। अब अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आगे आए हुए स्वयं शिवराज सिंह जी रोज एक पौधा लगा रहे हैं। अभी भी उन्होंने एक पौधे की स्कीम फ्लोट की है और वो क्या उसका नाम उन्होंने रखा है, एक वृक्ष एक आस्था, ऐसा कुछ करके अभी अखबारों में आया था। तो उसमें उन्होंने 3 पौधे लगा के भेजने का किया है एक वेबसाइट पे। तो हमने ये 3 पौधों को भेजा है। एक ये अचार चिरौंजी है, एक ये भिलमा, अचार चिरौंजी तो अभी लगा, ये भिलमा लास्ट ईयर का है और एक उधर का भेजा है। और उसमें यह है कि 1 महीने बाद फिर इनके फोटो भेजिए और इसके अतिरिक्त जो काम आपने किया हो वो भी भेजिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल जो है निश्चित इससे मैदानी कार्यकर्ता हैं, पैदल पाँव भैया के नाम से जाने जाते हैं शिवराज सिंह जी। तो उन्होंने जो ये स्कीम फ्लोट की है, मेरे ख्याल से इससे भी काफ़ी काम होगा, लोग आगे आएंगे। हर जिले को उन्होंने भेजी है, कलेक्टरों का इन्वॉल्वमेंट इसमें मांगा है। तो काम तो हो रहा है और होगा। आधुनिकता के दौर में जिस तरह से मशीनीकरण बढ़ा है, तेजी से विकास कहीं न कहीं जरूरी है, लेकिन मशीनों के कारण कहीं न कहीं आज प्रदूषण भी बढ़ा है और आज इसीलिए अब कहीं न कहीं पौधों की आवश्यकता ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो आप अब क्या मानेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे प्रदेश की जनता को, भोपाल की जनता को क्या चाहेंगे कि किस तरह से मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, पौधा भोपाल की जनता और हमारे साथी जो लोग भी हैं, जैसे कॉलोनी बनती है तो कॉलोनी का जब निर्माण हो रहा होता है उसी समय से ये पौधारोपण का कार्य कॉलोनी में होना चाहिए। जो भी बिल्डिंग बनाने वाली, कॉलोनी एस्टेब्लिश करने वाली, बनाने वाली एजेंसी है, उसकी ये जिम्मेदारी होना चाहिए कि वो इन मकानों के साथ साथ पौधारोपण भी उसी समय से करे। तो वो कुछ बड़े हो जाएंगे, फिर जो लोग रहेंगे वो उनको अडाप्ट कर सकते हैं। तो उसमें ये है कि भाई जैसे आपके घर के सामने जो पौधा लगा हुआ है उसको आप अडाप्ट कर लीजिए, आपके पीछे कोई पौधा ऐसा पड़ता है उसको आप अडाप्ट कर लीजिए, उसकी देखभाल करिए, हफ्ते में एक बार पानी डालिए, उसकी सुरक्षा का प्रबंध कर दीजिए। तो इस तरह कॉलोनी वाइज जो है वृक्षारोपण हो जाएगा और एक हरियाली जो है चारों तरफ पनप जाएगी। तो आपने सुना डीपी कनौजिया जी को, जिनका एक बहुत अच्छा मैसेज है, एक बहुत अच्छी बात इन्होंने आखिरी में कही है कि अगर आप वृक्ष लगा सकते हैं तो उसके लिए पुरजोर कोशिश कीजिए, लेकिन अगर नहीं भी लगा सकते हैं तो अगर आप घर के आसपास कोई भी, घर के आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी अगर कोई वृक्ष देखते हैं, छोटे वृक्ष को, तो उसको अडॉप्ट कीजिए, यानी कि गोद ले लीजिए और उसको संरक्षित कीजिए, उसको पालिए, ताकि वो एक छोटे से पौधे से एक दरख्त बने, वृक्ष बने और तैयार हो और फिर लोगों को वो अपना फल दे और छाया दे, जिससे लोगों को भी लाभ हो, पर्यावरण को लाभ हो और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि IND24 के माध्यम से भी आपसे अपील करते हैं कि आप सिर्फ एक डीपी कनौजिया मत बनिए, पूरे देश में डीपी कनौजिया बनने की जरूरत है लोगों को। इस तरह से लोगों के आगे आने की जरूरत है, तभी हमारे देश का प्रदूषण जो है वो सुधरेगा, पर्यावरण सुधरेगा और तभी हमारी जो पीढ़ियां हैं वो चैन की सांस लेंगी और तब इस कोरोना जैसी महामारी हमारे देश में पांव नहीं फैला पाएगी। ब्यूरो जर्नलिस्ट नागन के साथ संदीप मिश्रा, IND24 भोपाल।
और अब आपको सीधे लिए चलते हैं इंदौर के पितृ पर्वत की ओर, जिसका प्राकृतिक सौंदर्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जायजा लिया सहयोगी भारत पाटिल ने। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस मौके पर हम पहुंचे हैं इंदौर के पितृ पर्वत पर। आखिर इस पर्वत को क्यों पितृ पर्वत कहा जाता है और इसकी खास पर्यावरण से आखिर क्या जुड़ाव है? कहा जाता है कि यहाँ पितरों की याद में पौधे लगाए जाते हैं जो वृक्ष का रूप ले लेते हैं और इन वृक्ष की याद को देखते हुए अपने चाहने वालों को याद किया जाता है। तमाम सेलिब्रिटीज़, राजनेता और संत यहाँ पर पहुँचे हैं और अपने चाहने वाले, अपने पितरों की याद में यहाँ पर वृक्ष लगाए गए हैं। बताया जाता है कि वर्ष 2002 में यहाँ पर इस पर्वत पर सिर्फ पत्थर नज़र आते थे, लेकिन आज ये वननुमा माहौल आप देख रहे हैं जो कई सालों के बाद यहाँ पर वन के रूप में देखा जा रहा है। आखिर क्या इसकी विशेषताएं हैं और क्यों इसे पितृ पर्वत कहा जाता है, इस तमाम चर्चाओं के लिए हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर साहब मौजूद हैं जो यहाँ का पूरा ये सब संभालते हैं, वृक्षों को देखते हैं कि उनका ध्यान रखा जाता है। सर, इस पर्वत की क्या विशेषता है? खास तौर पर अगर पितृ पर्वत कहा जाता है, इसे बताते हैं कि पितरों की याद में लगाते हैं, कैसे इसकी शुरुआत हुई और क्या है इसका महत्व? सन 2000 में जब माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी महापौर थे, उस समय ज्योतिषों का सम्मेलन हुआ था इंदौर में। तो सम्मेलन में एक ज्योतिषी जी ने कैलाश जी को कहा था कि शहर पर पितृदोष है। तो कैलाश जी को भी एक अचंभा लगा कि शहर में पितृदोष परिवार पे होता है, किसी व्यक्ति पे विशेष पे होता है। तो फिर उन्होंने उसका ही समाधान लिया था कि शहर का पितृदोष कैसे दूर होगा। तो उन्होंने कहा था उस समय कि किसी पर्वत पर या खुली जगह पर वृक्षों की एक वृक्ष बिल्कुल लगाए जाए और हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापना करे ताकि शहर का पितृदोष कम हो। और हमारे सनातन धर्म में भी कहते हैं कि पितरों की याद में जब पेड़ लगाए जाते हैं तो पितृदोष कम होता है, जिससे हमारे धर्म में भी रक्षा होती है और अपने ऊपर जितने भी संकट आते हैं वो भी दूर होते हैं। कैसे देखते हैं, क्या शुरुआत हुई थी? ये वृक्ष लगाने की शुरुआत कैसे हुई थी? वृक्ष को कैसे, मतलब यहाँ पर कौन कौन लोग पहुँचे हैं, वृक्ष लगाए गए? माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने 2000 में इसकी शुरुआत की। 2003 में मुख्यमंत्री उमा भारती जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी अपने गुरुजी और परिवार की याद में पेड़ लगाए। उसके बाद में बाबूलाल गौड़ जी आए, उन्होंने भी परिवार की याद में पेड़ लगाए। फिर शिवराज सिंह चौहान जी भी आए, उन्होंने भी अपनी परिवार की याद में पेड़ लगाए। अनेक राजनेता, सांसद और साधु संत जो कि अभी प्राण प्रतिष्ठा माँ कनकेश्वरी देवी यहाँ पर थे, उत्तम स्वामी जी थे और मुरारी बापू, अवधेशानंद जी, शरणानंद स्वामी जी, अनेक साधु संत आए जिन्होंने यहाँ पर अपने गुरुजी और परिवार के लोगों के लिए पितृ पर्वत पर पेड़ लगाए। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं, आज पर्यावरण दिवस है और वृक्षनुमा माहौल तो हम देख रहे हैं, यहाँ पर वननुमा माहौल हो गया, वृक्ष इतने सारे लग गए हैं, ऑक्सीजन काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। हम ये देखते हैं कि आज पर्यावरण को बचाना एक बड़ी जिम्मेदारी है सभी के लिए। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में अभी भी छोटे छोटे कई पौधे लगे हुए हैं, तो यहाँ पर नगर निगम की ओर से 250 रुपये शुल्क है एक पौधे लगाने का। और उस शुल्क से क्या है कि पौधा लगाया जाता है। अब यहाँ पर अधिकतर आप नीम, पीपल और बड़ जो कि 100% 24/7 डेज मान सकते हैं कि ऑक्सीजन देते हैं और यही हमारे लिए प्राण वायु। अभी आपने कोरोना काल में देखा ही होगा कि हमें ऑक्सीजन की कितनी दिक्कत आई है। ये सब अब इसकी रक्षा करते हुए हमें पेड़ लगाना चाहिए। तो हमें विश्व पर्यावरण दिवस पे भी प्रण लेना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति एक पेड़ तो लगाए ताकि हमें आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों को ऐसे ऑक्सीजन की दिक्कत ना हो और वो हमेशा नेचुरल वे में रहे। तो वाकई ही विश्व पर्यावरण के दिवस के मौके पर संकल्प लेना चाहिए और ख़ास तौर पर अगर बात करें वृक्ष को लेकर, या क्योंकि ये तमाम ऐसी ज़रूरत अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह का कोरोना काल रहा, ऑक्सीजन को रहा, तो आज ही हवाएं ले सकें। इंडस्ट्रियल काफ़ी हो गया, तमाम शहरें हो चुके, लेकिन यहाँ के पितरों की याद में जो वृक्ष लगाने का ये शुरुआत की गई थी, आज देख सकते हैं किस तरह वननुमा माहौल है। और ख़ास तौर पर यहाँ पर आने वाले तमाम सेलिब्रिटीज़ की अगर हम बात करें, खुद राजनेताओं की अगर बात की जाए तो दिग्विजय सिंह से लेकर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर तो विलासराव देशमुख
जी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और तमाम ऐसे साधु संत हैं, तमाम ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो यहाँ पर पहुँची हैं और उन्होंने अपने पितरों की याद में वृक्ष लगाए हैं। ये वृक्ष लगाने के बाद यहाँ पर उस वृक्ष की जानकारी भी पूरी लगाई जाती है कि आखिर ये किस चीज़ का वृक्ष है और कौन किसकी याद में लगाया गया था। तो ये वननुमा माहौल आप देख सकते हैं कि किस तरह का वननुमा माहौल आज हमें कई सालों बाद देखने को मिला है। कैमरा पर्सन सतीश गौड़ के साथ भारत पाटिल, IND24 न्यूज़, इंदौर। तो इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ।